आवाज आ रही है? एक बार सही से बताना। मैं कह हाँ रहा हूँ सर, आ आवाज। रही है। यस सर, आ रही आ है। रही। ठीक ठीक। हाँ, ये देखिए, आज ओपिनियन वाला पेज से पहले उठाए। थोड़ा सा समझते हैं ईयू कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में। अगर आप लोग को याद होगा, बहुत पहले एक न्यूज आया था, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। क्या था इसका? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सुना होगा आप लोगों ने अगर न्यूज देखा तो। देखते हैं क्या करता है। कहता है, ए कंसर्निंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज द यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो जो यूरोपियन यूनियन का है ना, CBAM, तो ये जो है, ये जो कानून लाया है, इसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट मतलब रुक सकता है। चिंता का विषय है इसके लिए। ठीक है, तो CBM किसके द्वारा लाया गया है, ये याद रखिए। EU के द्वारा, यूरोपियन यूनियन। अब देखते हैं इस पॉलिसी में है क्या। अच्छा, CBM पॉलिसी which intends to tax carbon intensive products coming into the EU from 2026 is divided into two phases, with the first phase kicking in from October 1st 2023। अब देखो ये क्या कर रहा है। कहता इस पॉलिसी में इसका इंटेंशन है कि यूरोपियन यूनियन में जो भी प्रोडक्ट 2026 से आएंगे, मतलब इम्पोर्ट होगा, तो उस पे क्या लगाया जाएगा? टैक्स। कार्बन कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चर के दौरान जितना इमिशन हुआ, कार्बन का पोल्यूशन हुआ, उतना आप पे टैक्स लगाया जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक पेंसिल, मैंने एक पेन बनाया लिखने वाला, तो उसको बनाने में जो इमिशन हुआ, कार्बन इमिशन हुआ, उतना टैक्स लगाया जाएगा। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो अगर उनके यहाँ हम अपना पेन भेजेंगे तब तो ये चिंता की विषय है। अब देखो, कहता है द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सेड रिसेंटली दैट द प्रपोज्ड कार्बन टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन इल कंसीव्ड मूव दैट वुड बिकम द डेथ नेल फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इससे क्या होगा? तो इंडिया के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी देखेंगे बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वहां पे जाता है यूरोपियन यूनियन में। अब समझते हैं CBM है क्या। तो देखो, यूरोपियन यूनियन जो है contended while providing context for the CBM that intends to achieve the target of a 55% reduction in greenhouse gas emissions by 2030। तो यूरोपियन यूनियन जो है, ये जो CBM पॉलिसी लाया है, इसका टारगेट क्या है? तो 55% जो है रिडक्शन करेगा, किसको? ग्रीन हाउस गैस को 2030 तक। इसलिए ये पॉलिसी को लाया गया। ठीक है ना? अब देखो, तो ये है पहला। दूसरा बात क्या है? देयर इज ए थ्रेट टू यूरोपियन यूनियन प्रोडक्ट्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एज इंडिया और चाइना। दूसरा इसका क्या रीजन है पॉलिसी का? तो यूरोपियन यूनियन ये सोचता है कि कहीं उसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट? डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन का, उसे रिप्लेस न कर दे इंडिया और चाइना जैसे कंट्री का सामान, जिसपे क्या है? कार्बन इंटेंसिव, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में कार्बन ज्यादा लगा है। कार्बन मतलब इमिशन हुआ, तो वो प्रोडक्ट आके कहीं इसके क्या करे, इसके डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, तो उसे रिप्लेस ना कर दे, इसलिए ये पॉलिसी लाएगा। नहीं समझे? बताता हूँ। जैसे यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है। अब यूरोपियन यूनियन सोप बनाती है। अब यूरोपियन यूनियन में क्या है कि मान लो कोई साबुन है 10 रुपया, और इंडिया में जो है साबुन है, वो क्या कहते हैं, वो मान लो कि वो भी जो है, ये मान लो 8 ही रुपया में है। अब ये यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा। तो इसको रिप्लेस कर देगा, तो यूरोपियन यूनियन क्या किया?
कि अब ये पॉलिसी ला दिया, एक तो बोला कि हम ग्रीन हाउस गैस को रिडक्शन कर देंगे, और दूसरा क्या कि कहीं इसका साबुन ना मतलब सेल होना बंद हो जाए। तो ऐसा करो, ये कार्बन टैक्स लगा दो। अब तो जब कार्बन टैक्स लगेगा तो जो प्रोडक्ट 8 रुपया का है वो हो जाएगा 15 रुपया, 16 रुपया या 13 रुपया। तो क्या करेगा, कंपटीशन खत्म कर देगा यूरोपियन यूनियन, मतलब उसका सामान तो फिर सेल होता रहेगा। एक ही सामान अगर एक ही क्वालिटी दो प्राइस पे मिले तो ऑब्वियसली है कि हर कोई कम प्राइस को ही प्रेफर करेगा। समझ गया? समझे या नहीं समझे, जल्दी बोलो। समझ गई सर। समझा। ठीक है। कहता thus it intends to impose an import duty on carbon intensive industries from the non-EU countries to meet both these objectives। तो इसलिए सीबीएम ने क्या किया कि दोनों जो इसका ऑब्जेक्टिव है पूरा हो जाए, किससे, सीबीएम से। ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन भी कम हो जाए, और दूसरा कि जो नॉन नॉन ईयू प्रोडक्ट है, जो यूरोपियन यूनियन का प्रोडक्ट नहीं है, वो भी यहीं आ सके यहाँ पे। कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में। इंडिया हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट्स ऑन कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। अब देखो, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। मतलब कि हम कम ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी लगाए जिसमें कम से कम कार्बन इमिशन हो। तो जैसा कि दिसंबर 2022 में इन्होंने क्या किया, इनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 लाया। तो जिसकी वजह से क्या किया गया, टू इंट्रोड्यूस द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, दिस इज प्रपोज टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज बाय इंसेंटिव्स एक्शन फॉर इमिशन रिडक्शन लीडिंग टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन क्लीन एनर्जी बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या बोला गया कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब इंडस्ट्रीज कंपनी जो क्या करेंगे, कम से कम मतलब जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है रिलीज करेगा तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, सरकार के द्वारा मदद की जाएगी, ऐसी बात कही गई। तो इसी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को फिर से अमेंड किया गया था दिसंबर 2022 में। अब इंडिया का क्या ऑप्शन है, तो देखो, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे, अच्छा हाँ, ये सॉरी सीबीएम की बात करेंगे, तो इसके द्वारा जो जो टॉप कंट्री सब इफेक्ट हुआ है, जिसमें 8 टॉप कंट्री, उसमें इंडिया भी है। समझ गए, 8 टॉप कंट्री हैं जिसमें सीबीएम ने क्या किया, उसको अफेक्ट किया, उसमें एक इंडिया भी है। अब कहता है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 27% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ आयरन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स वर्थ $8.2 बिलियन वेंट टू यूरोपियन यूनियन। अब देखो, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट किया ना 27% आयरन स्टील और एल्यूमिनियम, किसको भेजा, यूरोपियन यूनियन को। कितना का मार्केट हुआ, तो $8.2 बिलियन। तो बहुत ज्यादा रकम है। तो इंडिया की इकोनॉमी पे असर करेगा इससे। It is estimated that a few of its core sectors, such as steel, will be greatly affected। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा सीबीएम के द्वारा, कौन सा है प्रोडक्ट, स्टील है। इंडिया seems to have limited option to navigate the CBM framework। हाँ, तो इंडिया क्या किया, अब देखो सीबीएम जो फ्रेमवर्क है, इसके अनुसार अगर इंडिया अपना काम करेगा तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। क्या मतलब है कि अब उसके लिए हमको मतलब जैसे थर्मल पावर है, तो कोयला से हम लोग बिजली प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे हम बंद नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा डेवलपमेंट कैसे हो, नया टेक्नोलॉजी लगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सीबीएम मतलब इफेक्ट हम लोग को डालेगा। अब देखो, तो दो बातें कही गई हैं कि सीबीएम के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के पास। फर्स्ट क्या है, टू चैलेंज द प्रैक्टिस एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज प्रिंसिपल्स एग्रीड अपॉन द पेरिस एग्रीमेंट। अब इंडिया क्या है कि इसके लॉ को तो वायलेट कर सकता है सीबीएम को, लेकिन क्या है कि दूसरी तरफ जिम्मेवारी क्या है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है तो उसे भी फॉलो करना पड़ेगा इंडिया को। तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है कि यूरोपियन यूनियन could collect the tax and return the funds to such CBM countries to invest in their green technology। तो कहता है कि ये हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन सारा टैक्स कलेक्ट करके और फिर वैसे कंट्री को जिसको टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसे जो है रिटर्न भी कर दे पैसा जो टैक्स लिया है, ताकि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी को लाइए। अगर ऐसा हुआ तब तो ठीक है। दिस अपियर्स, हाँ ठीक। हाँ, तो कह रहा है कि ये जो सीबीएम का फ्रेमवर्क है, मतलब ये लागू होगा, कब से लागू होगा,
2026। Thus, the ongoing negotiations with the European Union must be closely. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए अभी यूरोपियन यूनियन के साथ। सर आवाज आ रही है? अभी आ रही है? सर हाँ हाँ, अभी आ रही है 2026 आवाज? के हाँ 2026 हाँ, के बाद आपने जो बताया वो लाइन नहीं समझ में आई, आवाज नहीं अब आ रही मैं थी कह रहा हूँ आपकी। कि ये जो है सीबीएम कब से लागू हो जाएगा? 2026 से लागू हो जाएगा, ये बोला। तो अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, उसके साथ अच्छे से सलाह करके काम चलाना चाहिए, और इस पे मतलब नजदीकी से इन मैटर को देखना चाहिए। दूसरा एक न्यूज देखिए, हिट एंड रन का मामला है। तो ये न्यूज एक्चुअली रिपीटेड ही है, थोड़ा सा कुछ नया है। तो जैसे ट्रक ड्राइवर जो था, उन्होंने क्या किया था, पूरे इंडिया में हड़ताल किए हुए हैं। तो इससे जो इफेक्ट हुआ किससे? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पंजाब। तो ये लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं अगेंस्ट द रिसेंट लेजिस्लेशन कंसर्निंग हिट एंड रन इंसिडेंट। तो हिट एंड रन मामले को लेके इन्होंने क्या किया, चिंता जताया है। क्या चिंता जताया है कि जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 का, उसमें एक सेक्शन है 106 का क्लाउज 2। तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि fleeing an accident spot and failing to report the incident to a police officer। मतलब अगर कोई धक्का किसी को मार के और वो जो है वहां से भाग जाए बिना पुलिस को इन्फॉर्म किया या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया, तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख का फाइन भी लग सकता है। तो इसी के विरोध में किया जा रहा है ये कानून। क्या है? तो पहले जो था ना, कॉलोनियल का सेक्शन 304A, 304 AIPC। तो वही क्या है, काउजिंग ऑफ डेथ ड्यू टू द रेस ऑफ नेग्लिजेंस। तो इसी में ये चीजें जोड़ी गई हैं, सेक्शन 106 का क्लास 2। ये तो अब खत्म हो गया 304A, तो उसके जगह पे ये है 106 का क्लास 2। मतलब काउजिंग ऑफ डेथ ड्यू टू रेस और नेग्लिजेंस, इसको बोल सकते हैं 106 क्लास 2 को। हम कहता है प्रोटेस्टर का डिमांड क्या करें, या तो इस सेक्शन को हटा दो या इसमें सुधार ला दो। फिर कहता है क्या हुआ, what happened? तो the new law has sparked widespread protest among truck drivers affecting multiple states। अब ट्रक ड्राइवर क्या क्या स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टेट को प्रभावित हो रहा है। उसके बाद कहता है कि द वाइडली सर्कुलेटेड व्यू। अच्छा, हम इसका ये लिख दिया है। इस सेक्शन जो है बीएनएस का 106 का क्लास 2, इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान चलो किसी को कोई एक्सीडेंट कर दिया और बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए हुए भाग गया, तो उसे क्या होगा, 10 साल की सजा और 7 लाख की फाइन है। इसीलिए वो लोग परेशान है। अब देखो, सर्जिकल केयर इन इंडिया इज नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो एक्चुअली इसमें जो हमको समझना है ना, समझना माइनर सर्जरी क्या होता है। एक होता है मेजर सर्जरी, एक होता है माइनर सर्जरी। तो माइनर सर्जरी का मतलब होता है कि जिसमें एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं होती है, स्पाइनल एनेस्थेसिया। जैसे आप लोग सुने होंगे कि ऑपरेशन हुआ, अब उसको उसके बाद चीरा लगाता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे कट किया गया बॉडी में। एक्चुअली क्या होता है, एनेस्थेसिया होता है। जब एनेस्थेसिया होता है तो वो पार्ट हमारा क्या होता है, हमें उसका एहसास नहीं होता है, वो इंजेक्शन की वजह से, तो उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया। पहले दिया जाता था क्लोरोफॉर्म। अब तो उसमें क्या होता था, बहुत लोग सोए रह जाते थे, 2 2 दिन तक मर भी जाते थे। अब एनेस्थेसिया दिया था ये। अच्छा, तो एक्चुअली हमको समझना है इसमें माइनर सर्जरी क्या होता है, यही चीज। थोड़ा सा डेटा है, देख लेते हैं। कहता है 2019-20 में देखिएगा, तो कहता है क्या, मोस्ट पब्लिकली owned health facilities in the country recorded more than 14 million minor surgeries which accounted for about a quarter of all surgeries। तो कहता है 2019-20 में क्या हुआ, इंडिया में देखा गया 14 मिलियन जो है सिर्फ माइनर सर्जरी है। अगर पूरे सर्जरी की बात करेंगे तो उसका 1/4 अकेला ही है माइनर सर्जरी। अब कहता है क्या, सर्जिकल केयर, गैप्स इन सर्जिकल केयर इंडिया। तो कमी कहाँ रह जाती है सर्जिकल केयर में? अच्छा, सर्जिकल केयर होता क्या है? जैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन जब करते हैं तो क्या चाहिए, प्रॉपर एनेस्थेसिया चाहिए, प्रॉपर उसका क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, जितने सारे दवाई लगते हैं वो चाहिए, ऑपरेशन का हाउस साफ सुथरा, नए इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीजें होना चाहिए। इस चीज को निग्लेक्ट किया जाता है, जैसे तैसे करके कर दिया ऑपरेशन।
यही फिर बाद में इन्फेक्शन, पता चलता है किसी का ऑपरेशन सही नहीं हुआ, पता चलता है निकालने का किडनी निकाल लिया, लीवर। सुने होंगे आप लोग। तो इसकी कमी जो है, ये कमी है, तो किसके द्वारा होती है? तो सिविलियन इनिशिएटिव्स और सब नेशनल प्रोग्राम। तो एक तो नागरिक की वजह से, और दूसरा क्या है, जो सरकार का प्रोग्राम है उसकी वजह से। तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो स्मॉल प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, जो छोटे मोटे सर्जन मतलब करते हैं वो। उसके बाद गवर्नमेंट टीचिंग की जो रिस्पॉन्सिबल है। पब्लिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इसमें रिस्पॉन्सिबल है, सरकारी हॉस्पिटल। ठीक ना? जिनकी जिम्मेवारी क्या है? दैट प्लग सिस्टमिक गैप्स इन सर्जिकल केयर। जिनकी जिम्मेदारी है कि सर्जिकल केयर में कोई गैप ना हो। तो इनकी जिम्मेवारी है, तो ये लोग काम नहीं कर रहे, इसलिए गैप है सर्जिकल केयर में। समझ में आई बात? जल्दी बोलो। अरे समझ इस समझ में आया। हाँ, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सर्जिकल केयर जो इंडिया का है, इसमें गैप किसकी वजह से हो रहा है? तो गैप हो रहा है सिविलियंस, जो नागरिक है उसकी, और जो सरकार के नेशनल प्रोग्राम है उसकी वजह से हो रहा है। तो उस तो इसकी वजह से हो रहा है, तो इस दोनों में आते कौन कौन है? सिविलियंस में और नेशनल प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्राइवेट कंपनी, या मैं बोलो प्राइवेट हॉस्पिटल, जो क्या करते हैं, अनगिनत सर्जन करते हैं, जैसे छोटा मोटा क्लिनिक वगैरह वो। उसके बाद कहता है कि गवर्नमेंट टीचिंग की जरूरत है, मतलब लोगों को नॉलेज की जरूरत है। और तीसरा क्या बोला? पब्लिक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और कौन है इसमें? जो सरकारी हॉस्पिटल रहता है। क्योंकि यही तीनों का क्या जिम्मेवारी है, कि जो भी सर्जिकल केयर में गैप होता है उसको सही करें। नहीं समझ में आया? एनेस्थीसिया अगर मतलब वही होता है ना सर, हाँ, इंजेक्शन जैसे कि बेहोशी का दवा दिया जाता है, सुन्न हो जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। सरकारी, तुम ऑपरेशन कराने जाओगे सरकारी हॉस्पिटल में, अगर कुछ भी वहां पे गलती हो गया सर्जरी में, किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी तो है, ये साथ में किसकी जिम्मेवारी? हॉस्पिटल की भी ना जिम्मेवारी है। समझे बात अब? यस सर। ठीक है। सर्जिकल एक्शन प्लान क्या है? द मेन इशू इज लैक ऑफ प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। अब मेन प्रॉब्लम है क्या, कि लैक कहाँ पे हो रहा है इसको नहीं समझ पा रहे हो, ये दिक्कत है। लैक ऑफ सर्जिकल केयर एक्सेस। सर्जिकल केयर क्या कहते हैं, जो सर्जिकल केयर है, जो लैक हो रहा है उसको कैसे सही किया जाए। उसके बाद कि प्रिवेंटेबल डिजीज बर्डन ड्यू टू सर्जरी। अब उसके बाद कहता है कि जैसे कुछ बीमारी होते हैं तो उसको रोक नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि सर्जरी उसका मेन प्रॉब्लम है। एंड द इकोनॉमिक टॉल ऑफ सर्जरी ऑन सोसाइटी आर स्टिल नॉट कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन द मिनिस्ट्री। और अभी भी लोग जो है पब्लिक हेल्थ के रूप में नहीं मानते हैं किसको? सर्जरी को। जैसे सर्जरी का जरूरत है तो देखो बहुत लोग सर्जरी कराएंगे ही नहीं, जहाँ होगा तो वहाँ केयर नहीं है सही से। ये सब चीजें है, तो थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग सही करना चाहिए। एक इससे रिलेटेड और चीजें हैं, सर्जिकल वेस्ट। आएंगे एटीट्यूड तो मैं देखूंगा सर्जिकल वेस्ट। जैसे ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं और उसको प्रॉपर गार्बेज में डाल दीजिए, या जो फिर से रीयूज होने वाला है तो उसको सही से यूज करना चाहिए। ये सभी इश्यूज हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं सर्जरी के बाद भी। तो वो भी एक्चुअली सर्जिकल केयर में ही आता है। थोड़ा सा हम लिखना भूल गए। ये देखो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, किसको मिला है? ओपन हैमर को। ठीक है। ओपन हैमर मूवी क्या है? तो इस मूवी में एटॉमिक बम का इन्वेंशन कैसे हुआ था, इस चीज को दिखाया है। ठीक है ना? और है क्या? हाँ। ये देखो कर्नाटका हाई कोर्ट बैन्स माइनिंग एक्टिविटी नियर के आर एस रिजर्वायर। तो एक्चुअली हमको समझना है के आर एस रिजर्वायर है क्या। करिश्मा रिजर्व है ये सब। करिश्मा रिजर्व करके होगा, एक सेकेंड, यही है ना? हाँ, क्या लिखे हैं? कृष्णा राज सागर, अच्छा। हम्म कृष्णा राज सागर डैम कहाँ पे है? ये मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। मांड्या डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और इसमें ये बोला गया कि जो भी माइनिंग का काम होता है, माइनिंग समझते हो ना, हाँ खाद्यान्न निकलना, हाँ हाँ। सर, तो बताइए। माइनिंग का जो भी काम है, तो कृष्णा राज सागर से कितना दूरी पे होगा? 20 किलोमीटर की दूरी पे। तो
ये देखिए आपका कृष्णा राज सागर दिख रहा है, ये यहाँ पे डैम है, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर दायरे से बाहर ही आप क्या करिएगा, माइनिंग कर सकते हो। तो ये हाईकोर्ट ने बैन लगाया। तो अब न्यूज में है मांड्या डिस्ट्रिक्ट कृष्णा राज सागर डैम, तो कहाँ है, याद रखना चाहिए, कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। ये देखो एक बिल कानो केस ऐसे कुछ करके नाम है इसका, बिली कानो केस है, ठीक ना। तो इसमें लिखा है बिल किस, लेकिन बिली कानो केस है। तो इसमें क्या हुआ था, गुजरात का एक मैटर है जिसमें 11 लोग ने सामूहिक रूप से आ, माफी मांगा था कोर्ट से कि हमको माफ कर दीजिए। मतलब ये लोग गैंगरेप किया था, उसमें 2 साल का बच्चा था, उसे 2 साल बच्चे के सहित सभी को मार दिया गया था। हाँ, बिल्किस बानो केस है ये। तो इसमें जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको क्वेश्चन कर दिया माफीनामा को कि नहीं, और उस सबको जो है सजा में तब्दील कर दिया है। कितना सजा मिला है, लाइफ इम्प्रिजमेंट का मिला है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो अभी आएंगे ढेर सारी बातें, ठीक ना। हम्म, ठीक है ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. अब इससे रिलेटेड आएंगे आर्टिकल्स, क्या मैटर है, कैसे है, फिर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक ना। चलो।